भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज़ों के पदचिन्हों पे चलती है। फूट डालो देश में और राज करो, जिस तरीके का काम करती थी अंग्रेज़ करते थे, फिरंगी जिस तरीके से करते थे, भारतवासियों में फूट डालते थे और राज बहुत दिनों तक किया, वही काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इनका सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही मोटिव है कि भारत में जितने भी भारतवासी हैं उनके अंदर हिंदू मुसलमान का फूट डालना है और अपनी सत्ता में बने रहना है, अपनी कुर्सी को ठीक रखना है। आपने उनका कैंपेनिंग देखा इलेक्शन में, वो किस तरीके की बात करते थे मुसलमानों के प्रति, क्या उनके मन में है वो पूरी दुनिया को जग जाहिर है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का और उनके नेताओं का झूठ से चोली दामन का साथ है। बिचौल साहब इससे बड़ा झूठ क्या बोल सकते हैं? अपनी कुर्सी पे अपने आप को बैठने के लिए हिंदू मुसलमान का बीज बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? लेकिन क्या लग रहा है, एक दूसरा सवाल लेते हैं। जातिगत आरक्षण को लेकर अभी विवाद चल रहा है। क्या लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो अति पिछड़ा को वर्गीकरण में बांटने की बात कही गई है, उनके प्रतिशत में, उनके आरक्षण में जो वर्गीकरण बांटने की कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहीं से उचित है या उसमें कुछ फिर से जो है विचार करने की ज़रूरत है? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर से जो है एक विवादित बयान दिया है। वक्फ बोर्ड, जो कि मुस्लिम बोर्ड का एक ये होता संगठन होता है, जिससे उन्होंने कहा है कि वो वक्फ बोर्ड का समाप्त कर देना चाहिए। क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज़ों के पदचिन्हों पे चलती है। फूट डालो देश में और राज करो, जिस तरीके का काम करती थी अंग्रेज़ करते थे, फिरंगी जिस तरीके से करते थे, भारतवासियों में फूट डालते थे और राज बहुत दिनों तक किया, वही काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उनका तो खुद ही स्टैंड रहा है। आपने उनका कैंपेनिंग देखा इलेक्शन में, वो किस तरीके के बात करते थे मुसलमानों के प्रति, क्या उनके मन में है वो पूरी दुनिया को जग जाहिर है। अगर उनके पदचिन्हों पे अगर उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चलेंगे तो और क्या चलेंगे? इनका सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही मोटिव है कि भारत में जितने भी भारतवासी हैं उनके अंदर हिंदू मुसलमान का फूट डालना है और अपनी सत्ता में बने रहना है, अपनी कुर्सी को ठीक रखना है। लेकिन वक्फ बोर्ड, हरिभूषण सिंह बचौल जो वो है बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है वो जिस ज़मीन को अपना कह देते थे, जिनका ज़मीन था उनको अपना साबित करने के लिए जो है पुश्त बीत जाता था, लेकिन साबित नहीं कर पाते थे, उसको समाप्त कर देना चाहिए। क्या सचमुच में इस तरीके की नीति आप लोगों में मुस्लिम बोर्ड में थी? जिस ज़मीन को अपना कह देते थे वो बोर्ड, वो उनका ज़मीन हो जाता था? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है जिसको भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है और भारत सरकार ही उसको ऑर्गेनाइज करके वक्फ बोर्ड की ज़मीन और वक्फ बोर्ड का जितना भी मकान है वो सब कुछ चिन्हित करके वक्फ बोर्ड के नाम की है। तो आप किसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं? आप संवैधानिक संस्था के ऊपर, जो कि भारत का एक संवैधानिक संस्थाओं में वक्फ बोर्ड भी है, आप उसके ऊपर उठा रहे हैं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का और उनके नेताओं का झूठ से चोली दामन का साथ है। बिचौल साहब इससे बड़ा झूठ क्या बोल सकते हैं? अपनी कुर्सी पे अपने आप को बैठने के लिए हिंदू मुसलमान का बीज बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? उनको देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए सोचना चाहिए। मजदूरी, गरीबी, पलायन, भूखमरी, दवाई, कमाई, इस पर भी वो लोग क्यों नहीं बात करते हैं? इनको सिर्फ बेबुनियादी बात करना है और उनको पता भी है कि जनता ने उनके खिलाफ जनादेश दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार ये ऐसा काम करते हैं। ये सोचते हैं कहीं ना कहीं कि हिंदू मुसलमान को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो देश का बहुसंख्यक है वो हमको देश की गद्दी पे बैठाए रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल भी तो MOI समीकरण पे काम करती है। देखिए, MOI समीकरण पे ही नहीं, A to Z के समीकरण पे भी काम करती है। आप दोनों चीज़ों को क्लियर वे में आप बोलिए। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने लगातार कहा है कि सिर्फ माई बाप की पार्टी ही नहीं, A to Z की भी पार्टी है। तो हम सबकी बात करते हैं, सारे बिहार प्रदेशवासियों की बात करते हैं, देश में जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं हम सब के बारे में बात करते हैं और हम सबको बिना भेदभाव का राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले के साथ में चलने का काम करते हैं। लेकिन क्या लग रहा है, एक दूसरा सवाल लेते हैं। जातिगत आरक्षण को लेकर अभी विवाद चल रहा है। क्या लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो अति पिछड़ा को वर्गीकरण में बांटने की बात कही गई है, उनके प्रतिशत में, उनके आरक्षण में जो वर्गीकरण बांटने की कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहीं से उचित है या उसमें कुछ फिर से जो है विचार करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे हम लोगों का स्टैंड साफ है कि किसी वर्ग को वर्गीकरण आप क्यों करिएगा, और आपके पास ऐसी कौन सी पद्धति है
जिससे आपको उसमें से उसी जाति के लोगों को एक को क्रीमी लेयर बनाइएगा और एक को अनक्रीमी लेयर बनाइएगा। हम ये कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। एक ही वर्ग में दो तरह के लोग हम छान के कैसे निकालेंगे? लेकिन ये भी तो ये तो समझना पड़ेगा ना सर, जिनको जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ना कहा, ऐसा ही ना कहा है। जिस तरीके से हमने पूरे बिहार प्रदेश में पूरे देश के पटल पे जातीय जनगणना करवाया, उस हिसाब से जो मुख्य धारा से जो लोग छूट चुके हैं, हमारे करवाने का क्या मतलब था? यही ना कि जो मुख्य धारा में लोग नहीं हैं हम उनको देश के प्रदेश की जो है मुख्य धारा में हम उसको लेके आए। तो ये बिना जातीय जनगणना किए आप इसके ऊपर कैसे उतर सकते हैं? खरे उतर सकते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ है, आप किसी को बांट के, जातियों में बांट के आप देश को और तोड़ना चाहते हैं या मजबूत करना चाहते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना। हम वही चीज़ बोल रहे हैं ना। पूना पैक्ट भी तो उसी से रिलेटेड था। पूना पैक्ट को हम कोट करके हम बताते हैं कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, वर्गों में वर्गों को नहीं बांटना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो देश है जाति, धर्म, संप्रदाय कितने वर्गों में बंट चुका है। और आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर हम वही बात करेंगे तो क्या करेंगे? आरक्षण की जहाँ तक बात रही, सरकार आरक्षण क्यों नहीं देती है? जो मुख्य धारा से जो हमसे पीछे छोड़ चुके हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए 9वीं अनुसूची में संसद के पटल पे जाके क्यों नहीं इसको पास करवाती है? ये मंशा उनकी क्या है ये पूरे देश की जनता जानती है और ये जग जाहिर है। ये आरक्षण की बात करेंगे तो ये टाल मटोल करेंगे। तीसरी बार आप सत्ता संभाले हैं, 10 साल से ज़्यादा आप केंद्र सरकार में हैं, 18 साल से ज़्यादा आप बिहार प्रदेश की सरकार में हैं, लेकिन आप मांग किससे कर रहे हैं? अपने सहयोगी पार्टी से मांग करते हैं आरक्षण के बारे में। जो चीज़ आपने 18 साल में नहीं किया उस चीज़ को हमारी 17 महीने की सरकार ने हम ज़मीन पर उतार लिए। जातिगत जनगणना करवाएं, रोज़गार के लिए जो हम लोगों ने पत्र जो बांटे थे, नियुक्ति पत्र, वो सबसे काबिले तारीफ रही, पूरे देश ने देखा। नीतीश कुमार की पार्टी भी कह रही है कि वो तो हमारे मतलब जो है कार्य के दौरान हुआ है, हम लोगों ने पारित 2022 में ही किया है। नीतीश कुमार 18 सालों में क्यों नहीं कर पाए इस चीज़ को? योजना तो 2022 में ना बना था। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, उस चीज़ को क्यों नहीं कर पाए? और जब हमारे पब्लिक डोमेन में है, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जब ये चीज़ पटल पे कहा था विधान परिषद के, तो ये लोग क्या कहते थे? कहाँ से लाओगे नौकरी? इतनी नियुक्तियाँ कहाँ से दोगे? लेकिन हमारी सरकार ने वो 18 महीने में करके दिखाया। फिर 17 महीने की सरकार में हमने वो करके दिखाया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है देश के पटल पे। आप 18 साल रहे कि ये बेहतर चीज़ें क्यों नहीं कर पाए? और ये अगर नीतीश कुमार का क्रेडिट है तो आप उनके नेताओं से जाके पूछिए माइक अपना ऑन करके वहाँ पे कि 2-2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर कोई भी सरकार में काम होती है तो क्या उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है? ये यानी कि आपने सिर्फ मोहरा मुंह दिखाने के लिए 2 डिप्टी सीएम रखे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के? ये सवाल जरूर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से और मंत्रियों से आप ज़रूर करिएगा। ये थे हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।